बिहार के छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो मोकामा से अपनी दावेदारी जेडीयू से हमेशा से बताते आए हैं और ये दावा करते हैं कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर बात जेडीयू की करें तो जेडीयू में भी दो खेमे बट चुके हैं, एक आनंद सिंह के समर्थन में जिसमें ललन सिंह, अशोक चौधरी जो कि आनंद सिंह के समर्थन में दिखाई देते हैं, तो वही नीरज कुमार आनंद सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और अशोक चौधरी के भी खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज करने वाले हैं चर्चा। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं मिशन पाटलिपुत्रा। आज इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर सुरजीत सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुरजीत जी, जिस तरीके से आनंद सिंह का उनके क्षेत्र में हमेशा से दबदबा रहा है और अभी हाल ही में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, तो इससे क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, संकेत साफ है। संकेत ये है कि अनंत सिंह, जिसको छोटे सरकार भी कहते हैं, छोटे सरकार क्यों कहते हैं, पहले तो ये सवाल उठता है। तो वहां पर बड़े सरकार कौन है? तो बड़े सरकार उनके बड़े भैया रहे हैं, यानी कि दिलीप सिंह। वो भी बाहुबली रहे हैं, वहां से विधायक रहे हैं, तो उनका दबदबा पहले रहा है मोकामा में, अब भी दबदबा है, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है अनंत सिंह ने। तो अनंत सिंह इसलिए छोटे सरकार हैं और वहां पर ऐसा नहीं है कि ये अचानक से उभरे हुए नेता हैं, बल्कि बाहुबली हैं, दबंग हैं और 2005 से अभी तक लगभग 5 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। या तो वो चुनाव जीतते हैं या फिर अगर हम 2022 की बात कर लें, जब अनंत सिंह अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें सजा सुना दी गई थी, उनकी विधायकी चली गई, तो उनकी जो धर्मपत्नी है नीलम देवी, वो आगे आती हैं, उनको अनंत सिंह आगे करते हैं और चुनाव लड़वाते हैं, वो भी आरजेडी के टिकट पर, और वो चुनाव जीत जाती है। जबकि सामने में बीजेपी ने सोनम देवी को चुनाव लड़वाया था। ये सोनम देवी वही हैं जो 2010 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह चाहे जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ लें, चाहे निर्दलीय लड़ लें, चाहे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ लें, तो उनका जीतना लगभग तय रहता है। और जिस तरीके से कल जो जेडीयू का सम्मेलन हुआ, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, तो उसमें जो चीजें निकल करके सामने आई, वहां पर ललन सिंह भाषण दे रहे होते हैं, भाषण के दौरान कह देते हैं कि अनंत सिंह यहाँ के रक्षक हैं, और अशोक चौधरी भी उसकी जो है उसमें सहमति जता देते हैं। वहां पर शाहनवाज हुसैन भी होते हैं बीजेपी की तरफ से, यानी तमाम बड़े नेता मौजूद होते हैं। और इस बीच में ललन सिंह साफ साफ कह देते हैं कि मोकामा के रक्षक अनंत सिंह है। तो ये सीधा सीधा ऐलान इस बात का है कि इस बार भी जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जेडीयू के लिए जो दावा किया था आनंद सिंह ने कि हमें टिकट यहां से मिलने वाला है, तो उस वक्त जब बेऊर जेल से बाहर निकल करके ये आए थे, 7 अगस्त की बात है, तो ये बाहर निकलते इन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो टिकट जेडीयू से पा रहा हूं और मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। उसके कुछ दिन के बाद वो जाते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात कर लेते हैं, तो उसके दावे पर और मुहर लग जाती है। लेकिन उस वक्त जब नीतीश कुमार ने एक पत्ता खेल दिया कि भैया आप एक बार जरा ललन बाबू से जाके मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि मुंगेर के सांसद वो हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में ये आता है मोकामा का टिकट। तो होता क्या है कि ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद ललन सिंह से बहुत नजदीकी नहीं थी अनंत सिंह की, लेकिन जिस तरीके से अनंत सिंह जाकर के सीधे सीधे ललन सिंह से मिलते हैं और उनकी एक तरीके से कह लीजिए कि ललन सिंह को वो प्रभावित करने में कामयाब रहते हैं। पिछले दिनों भी मोकामा में जब यात्रा निकाली गई थी, जब जनाधार यात्रा निकाली गई, तो लोगों से जनसंपर्क करके मिले, ललन सिंह भी साथ में थे। हर जगह पर ये नजर आ रहा था कि ललन सिंह हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं अनंत सिंह को, और अनंत सिंह इस बार तो टिकट पा ही रहे हैं। तो इसी तरह का कुछ संकेत जो है इस बार जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन भी उसमें भी देखने को मिला है। बिल्कुल। सुरजीत जी, देखिए, अगर हम आनंद सिंह की बात करते हैं, हाँ। उनको छोटे सरकार कहा जाता है। ये तकरीबन बिहार के क्या देश के सारे लोगों को पता होगा, लेकिन वहां पर ऐसा क्या समीकरण है, जातीय समीकरण क्या है? क्योंकि आनंद सिंह को देखा जाए तो आनंद सिंह जब जब चुनाव लड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े हों, हाँ। वो एक ऐतिहासिक वोट से जीतते हैं, एक ऐतिहासिक मार्जिन से जीतते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए,
थोड़ा सा इसके लिए समझना पड़ेगा कि जो आपने पूछा कि जातीय समीकरण क्या है, तो मोकामा में खास तौर से जिस तरीके से भूमिहार बेल्ट से आते हैं, अनंत सिंह की बात कर लें तो जाहिर सी बात है कि मोकामा में भूमिहार तबका ऐसा है जो जिसका दबदबा है, वहां पर वो निर्णायक भूमिका में रहता है। और मोकामा के नाम से ही ये समझ में आता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बाहुबली ही आगे आएगा, क्योंकि मोकामा में शुरुआत से ही ऐसी ये प्रथा रही है कि जो बाहुबली होंगे वही वहां से जीत करके आएंगे। और बाहुबली कहने मात्र से ये बात समझ में आ जाती है कि वो किसी न किसी भूमिहार खेमे से ही बिलोंग करेंगे, चाहे वहां पर सूरज भान सिंह की बात कर लें या फिर वहां के एक बाहुबली ललन सिंह भी हैं, वो ललन सिंह नहीं जो मुंगेर के सांसद हैं, तो वो भी हैं, सूरज भान हैं, दिलीप सिंह खुद थे, और उसके बाद अनंत सिंह इस भूमिका में नजर आते हैं। तो वहां पर बाहुबलियों का गढ़ वो बिल्कुल रहा है शुरू से ही। और अगर जातीय समीकरण पर फोकस करें तो वहां पर भूमिहार जो जाति है उसका खेमा बड़ा है। इसके साथ में वहां कुर्मी का भी अच्छा वोट बैंक है, यादव समाज का अच्छा वोट बैंक है, ब्राह्मण और राजपूत भी उसमें शामिल हैं। यही वजह है कि जब 2010 में सोनम देवी ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन दूसरे नंबर पर वही आई थी। हालांकि सोनम देवी भी जो है वो भूमिहार खेमे से आती हैं और बाहुबली की पत्नी हैं। तो ये तो बात समझ में आती है कि यहां पर नेता कोई भी बनेगा तो उसका भूमिहार वर्ग से आना लगभग तय माना जाता है। लेकिन यहां पर पासवान वोट को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से 2005 में और 2010 में जो उपविजेता की बात कहें तो वो जो रहे, जो सेकंड नंबर पर आने वाले वो एलजेपी के ही उम्मीदवार रहे। चाहे नलिनी रंजन शर्मा की बात कर लें जो 2005 में हारे थे, चाहे 2010 में सोनम देवी की बात करें, या फिर 2022 में जब नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो उनके सामने में बीजेपी ने इसी सोनम देवी को खड़ा किया था जो एलजेपी से चुनाव ऑलरेडी लड़ चुकी थी, हालांकि हार गई थी। तो इस बार जब 2022 में जो परिणाम सामने आए उसमें नो डाउट जो नीलम सिंह हैं उन्होंने जीत दर्ज की, नीलम देवी ने जीत दर्ज की, लेकिन जो दूसरे नंबर पर रही, जो सोनम देवी जो दूसरे नंबर पर रही हैं, वो मात्र 17,000 वोट से हारी। क्योंकि इससे पहले जब भी अनंत सिंह के खेमे से कोई भी उम्मीदवार, वो तो स्वयं ही खड़े होते थे या फिर जब उनकी पत्नी खड़ी हुई है, तो ये माना जा रहा था कि लंबा मार्जिन होगा, क्योंकि पहले अनंत सिंह बहुत बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार सोनम देवी ने जिस तरीके से कड़ी टक्कर दी और केवल 17,000 वोट से उन्हें जीत मिली, तो उसे ये तो साफ हो गया कि वहां पर भूमिहारों का बोलबाला है, क्योंकि भूमिहार का वोट बैंक बटा, जिसके कारण नीलम देवी कम अंतर से जीती। और दूसरी बात यह है कि यह कहा जाता है कि ये जो मोकामा का इलाका है वहां पर भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, ये तीनों जुड़ करके जिस खेमे में बैठ जाएंगे उनकी जीत पक्की है। और यही समीकरण यहां पर अभी बन रहा है। और साथ में अगर कुर्मी कोयरी की बात कर लें तो ये एक बड़ा वोट बैंक है जेडीयू का। भूमिहार के लिए खुद अनंत सिंह है, सवर्ण की बात कर लें तो वो बीजेपी के पास है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा जो ये ध्रुवीकरण हो रहा है वोटों का, वो अनंत सिंह के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, अनटिल अनलेस कि कोई जेडीयू से ही कोई बड़ा नेता, जैसे कि नीरज कुमार की बात कर लें या फिर हम बीजेपी की बात कर लें, जो नहीं चाहता है कि कोई आपराधिक छवि का नेता वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि सूरज भान से नजदीकी बीजेपी की जगजाहिर है और सूरज भान हमेशा से ही अनंत सिंह के मुखर विरोधी रहे हैं। तो इस बार अगर सूरज भान सिंह भी सहमति जता देते हैं कि ठीक है अनंत सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम उसका भी समर्थन कर देंगे, तो शायद यही वो जातीय समीकरण है जिसके बल पर अनंत सिंह साफ साफ कहते नजर आते हैं कि मेरे खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ेगा तो उसकी जो है जमानत जब्त हो जाएगी। ये ऐलान कर दिया जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ एनडीए का, उसमें उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि मेरे खिलाफ कोई भी चुनाव लड़े, चाहे मैं निर्दलीय क्यों ना लड़ जाऊं, लेकिन मेरे विरोध में जो भी खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त होनी तय है। यही वजह है। अच्छा, ऐसा सुजीत जी, ऐसा क्या दबदबा है आनंद सिंह का उनके क्षेत्र में? क्योंकि अगर 2020 के चुनाव की बात हम करते हैं तो आपने कहा बीजेपी की ओर से सोनम देवी चुनावी मैदान में उतरी थी, तो उसी गठबंधन के साथ सूरजभान सिंह जैसे कद्दावर नेता, बाहुबली नेता उनके खेमे में रहते हैं, लेकिन उस तरीके के कैंडिडेट को आनंद सिंह के खिलाफ नहीं उतारा जाता है। और माफ कीजिएगा, जो उनकी पत्नी लड़ रही थी 2020 में नीलम देवी, उनको नहीं उतारा जाता है। तो ये क्या फैक्टर है? क्या बीजेपी भी उन सारी सीटों पर वो कम प्रभाव रखने वाले उम्मीदवारों को उतारती है?
नहीं, देखिए, सोनम देवी को उतारना बड़ी बात थी क्योंकि वो भी बाहुबली की पत्नी थी, इसीलिए उतारा था बीजेपी ने। ऐसा नहीं था कि कम प्रभावशाली नेता थी। अगर कम प्रभावशाली होती तो जो 2022 में उतारा था बीजेपी ने उन्हें, तो एक तो पहले बीजेपी उन्हें उतारती नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं था, क्योंकि 2022 में जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए को छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए थे। जाहिर सी बात है, नाराजगी बहुत जबरदस्त थी और बीजेपी चाहती थी कि हर हाल में वहां से अनंत सिंह को हराया जाए, जो कि आरजेडी के टिकट पर वहां चुनाव लड़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है, हल्के में तो बीजेपी ने लिया नहीं होगा, तो उनको जो सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर जो नजर आई वो सोनम देवी थी, क्योंकि उनके पति वहां के भी बाहुबली हैं। अनंत सिंह के मुकाबले भले उतने बड़े बाहुबली ना हो, हालांकि दावा वो करते हैं कि हमारे फेवर में तमाम भूमिहार हैं और मैं भी किसी से कम नहीं हूं। तो यही वजह थी कि इन सारे गणित को समझ करके, इस पूरे समीकरण को समझ करके बीजेपी ने सोनम देवी को उस साल वहां 2022 में उतारा था और इसका परिणाम देखने को मिला कि केवल 17,000 वोट से वो हारी थी। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिरकार अनंत सिंह ही क्यों, कोई दूसरा भूमिहार नेता क्यों नहीं? तो उसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास है। 2005 से जिस तरीके से अनंत सिंह जीत करके आए और उससे पहले उनके जो बड़े भाई हैं दिलीप सिंह, वो वहां पर खासा प्रभाव रखते हैं, वो भी वहां पर नेता बन चुके हैं, वहां के विधायक बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वहां पर ये जो पूरा मोकामा का बेल्ट है वो अनंत सिंह को एक विरासत में मिला है। तो विरासत में मिलने की वजह से ही वो वहां के छोटे सरकार हैं। लोग वहां पर सीधे सीधे अनंत सिंह बोलने के बजाय छोटे सरकार कह करके अनंत सिंह का संबोधन करते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है। अगर छोटे सरकार ये हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़े सरकार इससे भी ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं और उन्हीं की, और यही विरासत ऐसी है कि जो एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ लेकर के आती है और यही देखने को भी मिल रहा है। देखिए, अनंत सिंह वो दावेदारी लगातार तो कर ही रहे हैं जेडीयू में कि वही उम्मीदवार बनाए जाएंगे और मोकामा से जेडीयू को ही भागीदारी मिलने वाली है। ये बिल्कुल वो डंके की चोट पर कह रहे हैं। ललन सिंह उनका समर्थन करते हैं, अशोक चौधरी उनका समर्थन करते हैं, लेकिन नीरज कुमार जैसे नेता जो जिनके एक मन में आस ये था कि अगर कोई नहीं होगा तो नीरज कुमार वो स्वयं वहां से उनको टिकट मिल सकती है। तो और इन्हीं सब के बीच में वो अशोक चौधरी पर तमाम वो आरोप भी लगा देते हैं, अपनी ही पार्टी के नेता पर, अपने ही पार्टी के मंत्री पर नीरज कुमार तमाम वो आरोप लगा देते हैं कि वो सर्वदलीय नेता हैं। हाँ। तो इसको कैसे देखते हैं और क्या इससे एनडीए को डेंट पहुंचेगा चुनाव में? देखिए, एनडीए को डेंट बहुत ज्यादा नहीं पहुंचेगा क्योंकि नीरज कुमार को भी मनाने का काम शुरू हो चुका है और जिस तरीके से संकेत मिले, ललन सिंह ने उनको मंच पे बुलाया अनंत सिंह को और कह दिया कि भाई ये रक्षक हैं। हालांकि अनंत सिंह ने साफ तौर से ये कहा कि रक्षक तो मैं हूं मोकामा का, लेकिन सबसे पहले रक्षक नीतीश कुमार हैं। यानी कि कोई भी ऐसा मौका अनंत सिंह छोड़ना नहीं चाहते जिसमें कि ऐसा लगे कि वही सबसे बड़े नेता हो गए हैं, तो वो नीतीश कुमार को भी तवज्जो देते हैं। और उसके बाद ललन सिंह एक बात और कहते हैं कि देखिए, जो लोग कहते हैं कि अनंत सिंह बाहुबली हैं और इनके कारण पूरे इलाके में खौफ का माहौल है, तो वो ये कान खोल करके सुन लें कि अनंत सिंह के डर से कोई शरीफ आदमी, कोई ईमानदार आदमी नहीं घबरा रहा है, लेकिन घबरा वो रहे हैं लोग जो गलत काम कर रहे हैं। यानी कि गलत काम करने वाले लोग घर में घुसे रहते हैं जब अनंत सिंह पावर में होते हैं। यानी कि मोकामा के ये रक्षक हैं अनंत सिंह। अब यहां पर बात आती है अशोक चौधरी की। तो ललन सिंह और अशोक चौधरी दोनों ही फेवर कर रहे हैं, लेकिन जब अनंत सिंह बाहर आए जेल से और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा जेडीयू के टिकट पर मोकामा से, तो नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और इनको लगता है अनंत सिंह को कि नीतीश कुमार मुझे हरी झंडी दिखा देंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी बड़े मंझे हुए नेता हैं और यही वजह है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ठीक है, अगर मेरी सहमति हो भी जाती है तो आप पहले ललन बाबू से मिल लीजिए, उनसे सहमति ले लीजिए, क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। अगर वो कह देंगे कि आपको टिकट मिलनी चाहिए तो हम आपको टिकट दे देंगे। तो ये ललन सिंह से मिलते हैं। लेकिन ललन सिंह से मुलाकात के बाद में एक चीज और निकल करके सामने आती है कि अशोक चौधरी वहां पर थोड़े नाराज होते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि ललन सिंह से मुलाकात के बाद जब इनको यह बात समझ में आई कि अशोक चौधरी भी नाराज हो सकते हैं, तो ये भागे भागे अशोक चौधरी के पास पहुंचते हैं अनंत सिंह, और अशोक चौधरी को मनाते हैं। और अशोक चौधरी फिर इनको लेकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से फिर मुलाकात होती है। तो कुल मिलाकर के अनंत सिंह
जो जेडीयू के जो तमाम नेता हैं जो नीति निर्णायक हो सकते हैं उनको किसी तरीके से नाराज नहीं करना चाहते हैं। अब अशोक चौधरी की बात देख लीजिए कि जब इनके पास से हथियार मिलता है या फिर जो सोनू मोनू गोलीकांड होता है, जब गोली चलाने की बात आती है कि इन्होंने इस तरीके से गैंगवार करने की कोशिश की, तो उस वक्त विधानसभा में खड़े होकर के अशोक चौधरी ने ये ऐलान कर दिया था कि अनंत सिंह ने किसी भी तरह से गोलीबारी जानबूझ करके उकसावे के तहत नहीं किया था या किसी तरह से ये नहीं कह सकते वो गुंडागर्दी कर रहे थे, बल्कि जब सोनू मोनी की तरफ से गोली इन पे चलाई गई तो इन्होंने आत्मरक्षा में कुछ गोलियां चलाई। यानी कि फेस सेविंग करने की कोशिश अशोक चौधरी हमेशा से करते रहे अनंत सिंह के, और अनंत सिंह को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जब अनंत सिंह जेल में थे। कई बार वो जमानत पर बाहर निकले, पैरोल पे बाहर निकले। तो इसमें अशोक चौधरी की भूमिका बड़ी मतलब अहम थी, क्योंकि अशोक चौधरी जानते थे कि मोकामा में इनका खासा दबदबा है और भूमिहार के बड़े नेताओं में शुमार है अनंत सिंह। तो जब ललन सिंह के पास पहुंचे थे अनंत सिंह, तो ऐसा लगने लगा था कि जब अब आप ये कहेंगे कि मैं एक तरफ ये कह रहा हूं कि अशोक चौधरी इसके बड़े प्रशंसक हैं और फिर नाराज भी क्यों हो गए, तो नाराजगी की वजह ये थी कि दोनों ही धड़ा, चाहे ललन सिंह की बात कर लें चाहे अशोक चौधरी की बात कर लें, दोनों ये बताने में अपना आगे फोर्स झोंक रहे थे कि भाई ये जो अनंत सिंह हैं उनको मैं लेकर के जेडीयू में आ रहा हूं और जेडीयू की तरफ से मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, यानी ये मेरे खेमे के आदमी। यानी कि ये बहुत ही सकारात्मक सी प्रतिस्पर्धा थी ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में। हालांकि बाद में दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर के सपोर्ट कर दिया कि हाँ जी अनंत सिंह को यहां से टिकट दिया जाना चाहिए। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि डबल इंजन की सरकार इनकी पैरवीकार कर रही है। हाँ बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, चाहे ललन सिंह हो चाहे अशोक चौधरी हो। हालांकि इसमें एक पीछे से भी खींच रहा है इंजन, वो है नीरज कुमार का। तो नीरज कुमार का दर्द केवल ये है कि नीरज कुमार कहते हैं कि जब भाई ये दूसरे दल से चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं या निर्दलीय लड़ने की बात करते हैं तो मैं इनके खिलाफ खड़ा होता हूं, तो वफादारी का मुझे इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि मैं जब अनंत सिंह को ललकार रहा हूं तो जाहिर सी बात वो दबंग हैं, वो बाहुबली हैं, तो मुझे भी डर होना चाहिए। लेकिन मैं बिना डरे हुए उनके खिलाफ अगर सीना ठोक करके खड़ा हो जा रहा हूं तो मुझे इस बार क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, जबकि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़के जीत जाती हैं। लेकिन अब यहां पर पेंच ये फंसता है कि जब वापस नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में आते हैं और इनके सामने अपना बहुमत साबित करने की चुनौती होती है, तो उस वक्त सोनम देवी जो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़के जीत चुकी हैं वो इनका खुल करके सपोर्ट कर देती हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद यादव भी करते हैं जो कि सुरगढ़ा से विधायक थे। तो इस बात का जो एक एहसान कह लीजिए कि नीलम देवी जो थी, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो नीलम देवी ने जिस तरीके से खुल करके आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भी सपोर्ट कर दिया विधानसभा में, तो उसका एहसान नीतीश कुमार जो है वो मानते हैं कि मुझे इसका एहसान चुकाना पड़ेगा। इसीलिए वो खुल करके ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपराधिक छवि या फिर बाहुबली छवि वाले नेता को हम टिकट नहीं दे सकते। यही वजह है कि एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज वाली भूमिका है। और नीरज कुमार जो ये भी हैं, नाराज भी हैं, वो नजर नहीं आते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, उसके पीछे उनकी नाराजगी है और बार बार यही कह रहे हैं कि सुशासन बाबू के नाम पर धब्बा लग सकता है अगर अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ जाते हैं तो। देखिए सुरजीत जी, एक अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार को हमेशा से जाना जाता है और ये भी जाना जाता है कि वो अपराध पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं और उनको इस तरीके के लोग अपने पार्टी में मंजूर नहीं होते हैं। वो आपराधिक छवि के लोगों से वो दूरी बनाए रखते हैं, चाहे जेडीयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी भी कमोवेश उनका भी आइडियोलॉजी और उनकी भी जो सोच है वो यही रहती है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि उस क्षेत्र के लिए आपराधिक इतनी सारे उन पर आरोप हमेशा से लगते आए हैं और तमाम उनका खौफ उस क्षेत्र में है, तो सिर्फ उन्हीं को क्यों टिकट दिया जा रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि जिसको जीत मिलेगी उसी को टिकट मिलेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिताऊ उम्मीदवार पे हर आदमी दांव खेलना चाहता है। अगर हम अनंत सिंह की बात कर रहे हैं तो इन्होंने अपने ही एफिडेविट में इन्होंने लिख करके दिया है कि मेरे खिलाफ 38 मामले चल रहे हैं, जिसमें कुछ हत्या के मामले भी हैं, कुछ अपहरण के मामले भी हैं। तो इस तरह के मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं, ये तो खुद मानते हैं। इसके बावजूद जबकि ये माना जाता है कि नीतीश कुमार अपराधीकरण का विरोध कर रहे हैं,
बीजेपी अपराधीकरण का विरोध कर रही है राजनीति के। बिल्कुल। और यही वजह है कि वो बिल भी लेकर के आती है संसद में। बीजेपी और एनडीए की बात कर लें कि भाई कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी मंत्री ना बने, प्रधानमंत्री ना बने, मुख्यमंत्री ना बने, सरकार का हिस्सा ना बने। तो एक तरफ तो एनडीए ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से राजनीति का अपराधीकरण ना हो, और सुशासन बाबू के नाम से तो फेमस है नीतीश कुमार, और ये हमेशा यही आरोप लगाते रहे हैं कि लालू यादव की जो सरकार थी वो जंगल राज था उस वक्त। तो अब उसके जवाब में तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ये तो महाजंगल राज है। और जबकि आपको अगर याद दिलाएं तो कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने आनंद सिंह को बैड एलिमेंट का एक टैग दिया था। तो अब वो इन सारी चीजों से किनारा कर रहे हैं, लेकिन एनडीए है जो कि समर्थन कर रही है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है कि अगर ये बैड एलिमेंट है तो ये आज की तारीख में तो हुए नहीं, 3 साल पहले भी बैड एलिमेंट थे। जब आरजेडी के टिकट पर नीलम देवी चुनाव लड़ती है तो क्या उस वक्त बैड एलिमेंट नहीं थे अनंत सिंह? उस वक्त भी उनके ऊपर मामले थे, 38 जो मामले थे उस वक्त तक हो चुके थे उनके ऊपर पे। तो यही कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। अगर आज की तारीख में अनंत सिंह तेजस्वी यादव के पाले में बैठ जाएं, जाकर के आरजेडी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें, तो यही बैड एलिमेंट गुड एलिमेंट बन जाएगा और यही आपको पीड़ित दिखाने लगेंगे तेजस्वी यादव की ये तो पीड़ित हैं, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। देखिए, तेजस्वी यादव एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि वो बैड एलिमेंट है, अनंत सिंह बैड एलिमेंट है, लेकिन तेजस्वी यादव उस वक्त कहां थे जब 2022 में उनकी पार्टी ने इन्हीं अनंत सिंह की पत्नी को, नीलम देवी को टिकट दिया और वो टिकट पर चुनाव जीत करके आती हैं। लेकिन जब बहुमत साबित करने की कोशिश होती है तो नीतीश कुमार जब बहुमत साबित करने की चुनौती उनके सामने आती है तो वो पाला बदल लेती हैं, आरजेडी से पाला बदल करके जेडीयू को सपोर्ट कर देती हैं। तो उस वक्त अब अनंत सिंह बैड एलिमेंट होने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हर जगह बात यही हो रही है, जैसे कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो तेजस्वी यादव की हालत लगभग वैसी ही हो गई है कि अगर यही अनंत सिंह ये कह दें कि मैं आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा तो ये बताना शुरू कर देंगे कि भाई ये तो पीड़ित हैं, इनके खिलाफ जो तमाम मुकदमे लगाए गए वो राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, इनके खिलाफ जानबूझकर के मुकदमे लगाए गए हैं, ये बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े बढ़िया इंसान हैं। ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव के माध्यम से ही कहने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अगर कोई जिताऊ उम्मीदवार आपके पास है, क्योंकि अनंत सिंह के बारे में चर्चा यही है कि वो चाहे किसी भी दल से, किसी भी या निर्दलीय कह लें, अगर वहां पर चुनाव लड़ जाते हैं तो उनकी जीत लगभग तय मानी जाए। तो जिताऊ उम्मीदवार को तो हर कोई चाहता है कि वो उसके खेमे में हो, और अगर उसके खेमे में नहीं है तो अंगूर खट्टे हैं। तो ये बात जो है ये तेजस्वी यादव पर भी लागू हो रहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ अब वो कौन से उम्मीदवार को खड़े कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उम्मीदवार चाहे कोई भी खड़ा कर लो, अनंत सिंह की जीत लगभग पक्की है। अभी तक के जो तमाम समीकरण है, आने वाले दिनों में क्या समीकरण होगा इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि चुनाव है, किसी की भी जीत पहले से पक्की नहीं मानी जा सकती। लेकिन जो हवा है, वहां की जो राजनीतिक बयार है, वो इसी ओर इशारा कर रही है कि अनंत सिंह की जीत लगभग इस बार भी पक्की नजर आ रही है, अगर उन्हें उम्मीदवार बना दिया जाए। इस बार हो सकता है कि उनकी आपराधिक छवि को देखते हुए वो अपने खुद ही अनंत सिंह कहें कि इस बार मेरी वाइफ को दे दीजिए, या फिर मेरे जो 2 बेटे हैं, वो खुद तो नहीं कहेंगे, वो कहलवाया जाएगा कि हालांकि 3 बेटे हैं अनंत सिंह के, उसमें से 2 बेटे को वो राजनीतिक रूप से सक्रिय करना चाह रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है कि किसी एक को चुनाव के लिए आगे कर दें। तो कुल मिलाकर के जो है वहां जीतने का जो समीकरण जिसके पाले में बनता हुआ नजर आएगा वो आगे बढ़ेगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। तो आपने सुना कि आनंद सिंह जो छोटे सरकार कहे जाते हैं, उनका प्रभाव कैसा है, उनका प्रभाव क्या है और क्या क्या समीकरण है जो कि चाहे कोई भी पार्टी हो वो आनंद सिंह को ही चुनाव लड़वाना चाहती है, और जिस भी पार्टी से आनंद सिंह चुनाव लड़ते हैं उस पार्टी को विजय प्राप्त होती है उस विधानसभा सीट पर। हमारे साथ इस हमारे विशेष कार्यक्रम मिशन पाटलिपुत्रा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।